प्रवीण, एक चीज जानना चाहेंगे, आज कटिहार के लिए इंतजाम किस तरीके के किए गए हैं? जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? मतदान को लेकर क्या तैयारी की गई? क्योंकि जब भी ये देखा गया है कि मतदान का समय होता है 7 बजे का, लेकिन कई जगहों पर, कई बूथों पर हमने ये पाया कि मतदान देरी से शुरू हुआ, कुछ टेक्निकल गड़बड़ियां आई, कुछ दूसरी तरह की दिक्कतें आई। तो क्या तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से, चुनाव अधिकारियों की तरफ से? जी देखिए, जो जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ 1682 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और नमूने के तौर पर कुछ आइडियल बूथ भी बनाए गए हैं जो हर एक जिले में हम लोगों ने देखा है। और उसी की कड़ी में जो यहाँ का मिर्चाईवाड़ी स्थित ये बूथ है, यहाँ 3 बूथ बनाए गए हैं और इन बूथों पर तमाम प्रशासनिक अरेंजमेंट किए गए हैं। कुल मिलाकर तमाम केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति हर एक बूथों पर की जा रही है और साफ तौर पर ये निगरानी भी रखी जा रही है। जो अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं उनको पूरी तरह सील किया गया है और वहां पर जो थाने स्तर के इंस्पेक्टर हैं उनको विशेष तौर पर चौकसी के लिए रखा गया है। साथ ही साथ जो दियरा इलाका का कुछ क्षेत्र है, महानंदा, गंगा, कोसी का भी कुछ बेल्ट है, उन तमाम नदियों के किनारे का जो बूथ केंद्र है उन पर विशेष चौकसी है। खास करके मनिहारी इलाके में मोटर यान की व्यवस्था की गई है और तमाम जो केंद्रीय बल हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की मॉनिटरिंग डीएमएसपी कर रहे हैं। फ्लैग मार्च भी किया गया है शाम में और पूरी तरह वोटरों को ये आश्वस्त किया गया है कि भयमुक्त वातावरण में वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, किसी के दबाव में नहीं आए और जितनी भी निरोधात्मक कार्रवाई है वो की गई है। जितने टोले चिन्हित किए गए हैं जहां असामाजिक तत्व प्रभाव डाल सकते हैं उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई पहले ही पूरी कर ली गई है। तो पूरी तरह प्रशासन सजग है और काउंटडाउन भी यहां किया गया है। मतदान के 10 दिन पहले से काउंटडाउन की तैयारी भी की गई है। वोटरों को स्वीप कोषांग के द्वारा मोटिवेट किया गया है और जितने जिले आइकॉन से लौटेंगे आपके पास। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इंतजाम तो पूरे किए गए हैं, अब से थोड़ी ही देर बाद यहां पर मतदान शुरू हो जाएगा। आसिफ के पास चलते हैं किशनगंज में। आसिफ, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि यहां पर अब मामला जो है चतुष्कोणीय दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 और फैक्टर भी यहां पर मौजूद हैं जो अपना दावा ठोक रहे हैं। ओवैसी के आने के बाद से लड़ाई जो है काफी इंटरेस्टिंग हो गई है, लेकिन ओवैसी भी जब यहां पर आए तो उनके भाषणों में, उनकी तकरीर में हमने ये सुना कि डेवलपमेंट नहीं किया गया है इस इलाके का। लंबे समय तक यहां देखा जाए तो कांग्रेस का और राजद का विधायक ही रहा है। तो सीधे तौर पर क्या वो कांग्रेस और राजद यानी महागठबंधन के ये जो 2 एलिमेंट हैं उन पर वो आरोप लगा रहे हैं? और वाकई में अगर विकास की बात की जाए तो चूंकि महागठबंधन और ओवैसी दोनों दावे ठोक रहे हैं यहां पर कि वो ज्यादा हितैषी हैं इस इलाके के, तो क्या जनता पीछे के किए गए कामों का हिसाब रख रही है? और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवैसी का कहीं पलड़ा तो भारी नहीं है इस इलाके में? रवि, मैं आपको बताऊं कि देखिए, सभी अपने अपने दावे करते हैं और दावों की परख अगर कोई करता है तो वो यहाँ के आम मतदाता करते हैं। आम मतदाताओं को सब कुछ पता होता है, सब कुछ जानते हैं। नहीं, लेकिन अगर ट्रैक देखा जाए 90 से लेकर 2010 के चुनाव तक का, तो साफ तौर पर ये महागठबंधन की सीट दिखती है। लेकिन रवि, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज बताऊं अभी कि अभी यहां एमएलसी का चुनाव हुआ था जिसमें यहां बीजेपी के दिलीप यादव यहां पे चुनाव जीते हैं, दिलीप जायसवाल। तो साफ तौर पे यहां पे अपनी अपनी पार्टियों की जो भी पार्टियां हैं वो अपनी धमक छोड़ती हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछली बार विधानसभा में जो यहां का रिजल्ट रहा है, मात्र 235 वोट से हारी है यहां की स्वीटी सिंह, जो यहां के कांग्रेस के विधायक से हारी। तो यहां ऐसी स्थिति नहीं है कि जो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाती है एनडीए काफी मजबूत है और काफी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। दूसरी बात है कि देखिए, यहाँ के लोग पॉलिटिकल अवेयर है। मैंने इसीलिए कहा कि बिहार के लोग पॉलिटिकल अवेयर, अगर पॉलिटिकली उनसे आप बात करें तो बहुत सारी चीजों को मुस्तैदी से रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। यहां भी ठीक वैसे ही अपनी बातों को रख रहे हैं। वो साफ तौर पे वो लोग कहते हैं कि अगर जिम्मेदारी अगर कोई नहीं समझता है, क्योंकि अगर आप समझिए कि थोड़ी भी कमियां होती तो दोबारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ पे असरारुल हक, वो दोबारा चुन के नहीं आते। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज रही है कि यहाँ अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर लें तो तस्लीमुद्दीन रहे हैं, शहनवाज हुसैन रहे हैं जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तस्लीमुद्दीन भी जब यहां से चुन के गए तो वो भी गृह राज्य मंत्री थे।
उसके बाद फिर से तस्लीमुद्दीन चुने गए, फिर दोबारा दो बार से यहाँ पे असरारुल हक हैं। यहाँ विधायकों की बात कर लें तो यहाँ जो यहीं बगल में बहादुरगंज है, वहां के विधायक जो थे नौशाद अली, पहले वो जीते थे एलजेपी से, लेकिन बाद में जेडीयू में गए और जेडीयू से ही उनको, जेडीयू कोटे से ही उनको राज्य में मंत्री का दर्जा मिला और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाए गए थे। आप साफ समझ सकते हैं कि देखिए, अगर प्रतिनिधि कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है तो वो भी उसका भी आकलन कर रहे हैं लोग। लेकिन अगर आज दिलचस्प होगा कि जनता किस पे भरोसा करती है। डेवलपमेंट की बात इस इलाके में सभी करते हैं और ये भी दावा करते हैं कि ये इलाका पिछड़ा है। यहां पर अगर देखा जाए तो जूट मिलें बंद पड़ी हैं, शहरों का विकास होना है, नालियां, सड़कें, इन तमाम चीजों पर काम होना बाकी है। पहले यहां पर महागठबंधन के जो मौजूदा सदस्य हैं उनके ही प्रतिनिधि ज्यादातर समय तक रहे हैं, तो सीधे सीधे सवाल उनसे ज्यादा किया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा। इन तमाम संवाददाताओं से हम बातचीत करते रहेंगे, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक। जो है मुंबई के आसपास अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह होते हैं, इसलिए हमें इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए अधिक से अधिक संख्या में घर से निकलकर वोट डालने जाना चाहिए। लेकिन मुझे खेद है कि बिहार में अब तक हुए चुनाव में 60% से भी कम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसलिए मैं ईटीवी की ओर से आपसे अपील करना चाहूंगा कि घर से निकलकर अधिक से अधिक संख्या में आप मतदान केंद्र पे मतदान करने जाएं, अपने वोट को व्यर्थ न जाने दें। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट अगले 5 साल के लिए बिहार की दशा और दिशा तय करेगा। इसलिए पूरे तौर पर निर्भीक, स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर मतदान करें। आपके वोट से, आपके मतदान से बिहार में एक स्थायी और विकासोन्मुख सरकार का गठन होगा, जिसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि अंतोगत्वा बिहार का विकास, बिहार की समृद्धि, बिहार की सुख और शांति, यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। 7 करोड़ मतदाता 243 विधानसभा सीटों पर 5 चरणों में बदलेंगे बिहार की किस्मत। किसके सर सजेगा ताज? बिहार चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देखिए ईटीवी पर दिन भर, क्योंकि इलेक्शन का मतलब ईटीवी। किसका? तो बिल्कुल किशनगंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। दिलचस्प इसलिए कि सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के ही उम्मीदवार नहीं है, एआईएमआईएम के भी उम्मीदवार यहाँ पर है। 68% मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर है। चलिए जानते हैं हमारे सहयोगी शहबाज से कि आखिर किशनगंज में क्या कुछ उसका इतिहास रहा है और आगे कितने वोटर्स वगैरह है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। जी देखिएगा, तमाम हमने वीवीआईपी सीट का जिक्र किया था और
किशनगंज सीट का अगर हम जिक्र करें तो किशनगंज सीट भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, और क्योंकि यहां से 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो सबसे ज्यादा साख जो है यहां पर कांग्रेस, बीजेपी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लगी हुई है, क्योंकि यहां से कांग्रेस ने मोहम्मद जावेद को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की तरफ से स्वीटी सिंह चुनावी मैदान में है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी हैं तासिरुद्दीन। तो ये इन तीनों के बीच मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। हालांकि वोटर्स की संख्या का अगर हम यहां पर जिक्र करें तो टोटल मतदाताओं की यहां पर संख्या है 2,56,638। साथ ही साथ पुरुषों को हम जिक्र करें, जो पुरुष मतदाताओं की संख्या है वो यहां पर है 1,32,633। इसके अलावा महिला वोटर्स की संख्या का भी जिक्र कर लेते हैं, वो है यहां पर 1,23,995। ये तो रही मतदाताओं की बात कि कितने मतदाता यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर अगर हम यहां पर देखें तो पिछली बार के जो आंकड़े थे वो थोड़े इससे जुदा थे, क्योंकि 2010 के चुनाव में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा 2005 में जब अक्टूबर में चुनाव हुए थे तो आरजेडी के अख्तरुल ईमान यहां से विजय रहे थे। साथ ही साथ 2005 फरवरी का जिक्र अगर हम यहां पर करें तो इस सीट से अख्तरुल ईमान को ही फतह हासिल हुई थी। लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, यह देखना अहम होगा कि इस सीट पर कौन बाजी मारेगा। जी, तो किशनगंज का ये समीकरण था। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि हमारे संवाददाता प्रवीण हैं किशनगंज से, आसिफ हैं प्रवीण कटिहार से और संजय मधेपुरा से जुड़े हुए हैं। एक बार वापस चलेंगे हम प्रवीण के पास। कटिहार में बता रहे थे वो कि किस तरीके के इंतजाम किए गए। प्रवीण, जिस तरीके से ये चीजें देखने को मिली हैं कि अभी तक का जो चुनाव आयोग का इंतजाम रहा है चुनाव को लेकर, सुरक्षा को लेकर, कोई बड़ी घटना पूरे बिहार में देखने को नहीं मिली। 4 चरण निकल चुके हैं, उसमें वैसे भी इलाके थे जो काफी संवेदनशील थे, नक्सली प्रभावित इलाके थे, लेकिन अगर मैनेजमेंट देखा जाए तो कहीं किसी भी तरीके की कोई घटना, खास तौर पर बड़ी घटना देखने को नहीं मिली है। तो क्या इसे माना जाए कि चुनाव आयोग कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने में सफल रहा है, और कटिहार में भी जब मतदान होगा तो वही चीज रिपीट होगी, वही चीज दोहराई जाएगी? इंतजामों को देखकर क्या यही लग रहा है? जी देखिए, जो कटिहार को मैंने नजदीक से देखा है, यहाँ के जो दियरा इलाके हैं वहाँ थोड़ी बहुत वोटरों को प्रभाव डालने की हर एक चुनाव में कोशिश होती है। लेकिन जिस प्रकार फेज वाइज चुनाव हुए हैं, इससे जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का डिप्लोमेशन है उसका ठीक तरह से इस्तेमाल पिछले 4 चरणों में हम लोगों ने देखा है, और उसकी पुनरावृत्ति आपको इस चरण में भी देखने को मिलेगी। 9 जिले अवश्य हैं, लेकिन जिस प्रकार कटिहार में अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है, साफ तौर पर वोटरों को किसी प्रकार की डराने या धमकाने की थोड़ी बहुत आहट भी डीएमएसपी ने साफ तौर पर संकेत दिया है। और यदि किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर लोग चलते हुए दिखाई पड़ते हैं तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले 5 साल से यहाँ हमारे जो संवाददाता हैं मुकेश सिन्हा, उन्होंने यहाँ कटिहार को कवरेज किया है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो अरेंजमेंट किया गया है प्रशासन से, वोटर निर्भीक होकर वोट कर सके। हाँ जी, पूरी तरह से व्यवस्था सुचारू की गई है और यहाँ 68 कंपनियों को लगाया गया है इसमें सुरक्षा के लिए और मतदाताओं को जागरूक करने और फिर पूरी तरह व्यवस्था देखने के लिए। उसके अलावा कई जिलों की पुलिस यहाँ आई है, होमगार्ड आए हुए हैं। एकदम मतलब पूरी तरह से एक चाक-चौक व्यवस्था किया गया है और यहाँ कहीं से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। कहीं से कुछ संभव नहीं है। मुकेश साहब, ये बताइए, जो मुद्दे हैं क्या विधानसभा वाइज अलग अलग मुद्दे हैं या कोई बड़े मुद्दे हैं जो इस 7 विधानसभा में फैक्टर डालने वाले हैं? जी, निश्चित तौर पे यहाँ पर एक ही मुद्दे लगभग सभी जगह हैं और जो मुद्दे हैं वह है कटाव, विस्थापित, गरीबी, अशिक्षा, यही मुद्दे हैं और उसमें कहीं से कोई नहीं है। जी, पलायन एक बड़ा मुद्दा इस इलाके में रहा है और निश्चित तौर पर इस चुनाव में या हर एक चुनाव में इशू जरूर रहते हैं और जो 2 बंद जूट मिल हैं वो बड़ा इशू जरूर इस इलाके में रहता है। जी बिल्कुल प्रवीण, मधेपुरा से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे संवाददाता मधेपुरा से हम बात करते हैं। अगर मधेपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर क्या लग रहा है? जैसा कि स्थिति दिख रहा है, यहाँ पर मुकाबला सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच में नहीं है। मधेपुरा खासतौर पर अगर हम पप्पू यादव की बात करें तो वहां से ये सांसद है और उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर यादव वोटर उनके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मधेपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ मूलभूत समस्याएं भी हैं और खासतौर पर महागठबंधन और एनडीए की बात करें तो दोनों ही बड़े गठबंधन को ये भी डर सता रहा है कि कहीं उन्हीं की
ही पार्टी के लोग भीतरघात न कर दे, ये भी समस्या यहाँ पर दिख रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी सुकन्या, आप बिल्कुल अभी से कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो यादव वोट है वो काफी मायने रखता है। आपको मैं बता दूं कि मधेपुरा के बारे में कहा भी जाता है कि अगर रोम पोप का तो मधेपुरा गोप का। तमाम ऐसे इस जाति के जो नेता हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, शरद यादव हों, पप्पू यादव हों या फिर भूपेंद्र यादव हों, भाजपा एनडीए के नेता हैं, तमाम लोगों ने यहाँ पर अपने को केंद्रित किया था और निश्चित तौर पर यादव वोट जो है वो काफी मायने रखता है। मधेपुरा की बात कर लें तो मधेपुरा में जो मुकाबला है निश्चित तौर पर ग्रैंड अलायंस और एनडीए के बीच दिख रहा है, लेकिन मधेपुरा के सांसद जैसा कि मैंने पहले बताया पप्पू यादव हैं और सभी चारों विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। पप्पू यादव यहाँ कितना असर डालते हैं ये तो 8 तारीख को पता चल पाएगा जिस दिन मतगणना होगी, लेकिन निश्चित तौर पर मुकाबला काफी दिलचस्प है और पलड़ा किसका भारी है ये 8 नवंबर को पता चल पाएगा। तो जहां तक आपने बात की भीतरघात की, निश्चित जी बताइए, भीतरघात के विषय में आप कुछ बता रहे थे। जी, जो कुछ कार्यकर्ता विभिन्न पार्टियों के थे, जो उम्मीदवार आखिरी समय में लोजपा उम्मीदवार को लाया गया था आलमनगर से वहां पर, लेकिन बाद में जो एनडीए वर्कर्स थे वो उनके साथ होते चले गए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब जो लड़ाई है वो प्रतिष्ठापूर्ण बनी है। ऐसे में जो दोनों जो गठबंधन है, एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, उसके वर्कर्स जो है अब डिवोटी है, डेडिकेटेड लग रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। सुकन्या, तो बिल्कुल तमाम स्थिति यहाँ पर मधेपुरा में दिख रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 7 बजे से मतदान शुरू होना है, अब तकरीबन 20 मिनट का समय रह गया। इस विषय में संजय आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है, अब मतदान में ज्यादा समय नहीं लग रहा है, क्या लोग घरों से निकलते हुए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं? जी सुकन्या, मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा आपको। जो मतदान कर्मी है वो मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं और अब तकरीबन 20 मिनट का वक्त बचा है। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पूरे अगर मधेपुरा की बात कर लें तो स्टेट पुलिस और सीपीएफ की 79 कंपनियां लगाई गई हैं सुरक्षा के लिहाज से। पूरे जिले को 35 स्थानों पर सील किया गया है और तमाम इस अगर बूथ की बात करें, यहाँ पर 4 बूथ्स हैं। यहाँ पर सीपीएफ के अलावा एसटीएफ और बिहार पुलिस के जवानों को लगाया गया। माइक्रो ऑब्जर्वर के आने का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही माइक्रो ऑब्जर्वर आते हैं यहाँ पर, उसके बाद मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। और अभी तक मतदाताओं की बात कर लें तो अब तक तो वो पहुंचे नहीं है मतदान केंद्र पर, लेकिन जाहिर सी बात है अभी भी 20 मिनट का वक्त बचा है और निश्चित तौर पर जैसे ही 7 बजेगा। बिल्कुल संजय, जैसा कि हमारे संवाददाता संजय हमें बता रहे थे कि अभी ज्यादा समय मतदान में अब बचा नहीं है, 20 मिनट बाद मतदान शुरू हो जाएगा। उसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं सहरसा की, जहां पर सहरसा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। सोनबरसा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी 4 सीटों के लिए एनडीए की तरफ से बीजेपी ने 1, लोजपा ने 2 और रालोसपा 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा है। तो महागठबंधन की तरफ से 2 सीटों पर जेडीयू और 2 पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तो ये है सहरसा का समीकरण और हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं सहरसा से। अविनाश, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आज के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, मतदान के लिए प्रशासन ने किस तरीके की व्यवस्था की है? देखिए, यहां भी 7 बजे सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगा और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। त्रिस्तरीय जो जांच हो रही है उसकी जांच चल रही है हर बूथ के बाहर, और बूथ पर जो सुरक्षा के इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से थे वो सारे कुछ किए गए हैं। वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था है, फोटो वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है और माइक्रो ऑब्जर्वर भी यहाँ तैनात हैं। तो चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार प्रशासन की तरफ सारे इंतजाम यहाँ किए गए हैं। और 4, जैसा कि आपने ही कहा, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ। सहरसा और सोनबरसा में तो सुबह 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन महिषी और सिमरी बख्तियारपुर में 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। कई बूथ अति संवेदनशील है और वहां 3 बजे वोटिंग होगी। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और हर तरह से, क्योंकि दियारा इलाका भी है तो वहां खास नजर रखी जा रही है। बिल्कुल आप नजर बनाए रखें। एक बार फिर से किशनगंज का रुख करते हैं, आसिफ हमारे साथ हैं। आसिफ, जिस तरीके से हमने राजनीतिक समीकरण की तो बात कर ली, लेकिन जो असल मुद्दा था इस इलाके का वो था डेवलपमेंट का। 5 साल क्या कहें, उसके पहले की भी बात करें तो वहां डेवलपमेंट का मुद्दा काफी हमेशा हर बार जोर शोर से उठाया जाता है। पीने की पानी की बात हो, शहरों के सौंदर्यीकरण की बात हो, जो कूड़ा है उसके निस्तारण की बात हो, गांव में किसानों के लिए जो इंतजामात हैं उसकी बात हो, इन तमाम चीजों में ये जिला पीछे रहा है। एजुकेशन की बात करें, 40% के आसपास यहां का एजुकेशन का एवरेज प्रतिशत है। ऐसे में जब नेता यहां पर आ रहे हैं तो जनता किस तरीके के सवाल उनके सामने रखती है? क्या वाकई में किशनगंज आज तैयार है नए परिवेश में नए सवालों के साथ
अपने नेताओं के सामने जाने के लिए, या फिर वही पुराना समीकरण है, वही पुरानी बातें हैं और कुल मिलाकर उसी तरीके का वोटिंग पैटर्न रह सकता है? रवि, मैंने इसीलिए कहा कि शुरुआत किसी और चीज से हुई थी, शुरुआत किसी और मुद्दों से हुई थी, लेकिन चुनाव 4 फेज बीत चुके हैं। 5वें फेज में ये सभी लोग इक्वेशन बना रहे हैं कि आखिर किसकी तरफ हमारा झुकाव हो, किसकी तरफ हम जिताएं, किसको जिताएं जो हमारा प्रतिनिधि चुन के जाए और हमारे प्रतिनिधित्व वहां से बेहतर तरीके से करे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर बिहार चुनाव की ही बात करें रवि, तो बिहार चुनाव में शुरुआत विकास के मुद्दे से हुई थी, लेकिन आप देखते गए कि जिस तरह से फेज बाई फेज चुनाव होते गए और असल मुद्दों से लोग भटकते गए, नेता भी असल मुद्दों से भटकते गए और कहीं ना कहीं से जातिगत मुद्दे जो रहे हैं, खास करके जातिगत समीकरण जो रहे हैं, वो भारी होते गए। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं जागरूक मतदाताओं की बात हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि ईटीवी और चुनाव आयोग की एक पहल है कि जितने लोग घर बैठे हैं वो घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का उपयोग करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें। और देखिए, सबसे पहले जो बार बार हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी इस बार काफी बड़ी संख्या में होनी है, काफी मुस्तैद तरीके से। अगर आप सच पूछें, अभी तक जो परसेंटेज भी रवि आया है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी काफी अहम रही है, और इस आज भी देखकर यही लग रहा है आगाज ये है तो अंजाम भी बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि महिलाएं सबसे पहले आके लाइन में खड़ी हो रही हैं। चलिए आसिफ लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे पास कुछ तस्वीरें आ रही हैं, सुपौल की तस्वीरें हम आपको दर्शकों को आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सुपौल में मतदान की तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए, ईवीएम वहां पर तैयार है और ईवीएम चेक किया जा रहा है, क्योंकि ईवीएम को लेकर हमेशा एक डाउट मन में बना रहता था कि पता नहीं किस बूथ का ईवीएम काम करना बंद कर दे या ठीक से काम न करे, तो उसके पहले की ये सब तस्वीरें हैं, तैयारी की जा रही है। और सुपौल से स्वप्निल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास। स्वप्निल, सुपौल का हाल बताइए, पहले इंतजाम क्या है? बस थोड़ा सा समय है मतदान शुरू होने में, तो किस तरीके की तैयारियां, आप जहां पर खड़े हैं वहां किस तरीके के इंतजाम है? देखिए, यहाँ 5 विधानसभा की सीटें हैं इस पर्टिकुलर जिले में, तो तैयारियां जो हैं वो पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं 5 विधानसभा की सीटों पर। चूंकि जहां सुपौल सदर, जो सुपौल टाउन की सीट है, वो बहुत महत्वपूर्ण इस फेज में सीट मानी जा रही है। यहां से बिहार के काफी बड़े कद्दावर नेता कह लें, जदयू के बड़े नाम कह लें, कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके विजेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं। तो इस मायने से ये सुपौल की सदर सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अन्य 4 सीटों पर भी तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जो कंट्रोल रूम के माध्यम से, जो जिला कंट्रोल रूम है, उसके माध्यम से तमाम जगह कल देर रात को ही ईवीएम की शिफ्टिंग जो है वो करा दी गई थी। जो कुछ जगह नजदीक के थे वहां भी ईवीएम पहुंचा दिया गया है। अब लोगों का इंतजार है, जैसे ही कुछ मिनटों बाद जब जनतंत्र का महापर्व शुरू होगा ऑफिशियली, जो लोग यहां पहुंचने लगेंगे तो कतारें भी दिखने लगेंगी। देखिए, ये इलाका 2-3 मायनों में और महत्वपूर्ण है। सुपौल से जैसे ही आप 30 किलोमीटर आगे या 35 किलोमीटर आगे जाते हैं तो इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और नेपाल के अंदर इन दिनों मधेसी आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर बॉर्डर ऑलरेडी सील होते हैं। लेकिन चुनाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पिछले 24 घंटे पहले से कॉर्डन ऑफ करके सील कर दिया गया है। एसएसबी की तैनाती बढ़ा दी गई है, कहीं से कोई ऑकरेंस न हो, इसको लेकर के एमआई सीरीज के जो हेलीकॉप्टर वायुसेना के होते हैं उसको लगा दिया गया है। कुछ इलाके में, बॉर्डर के इलाके में ड्रोन के भी इंतजाम रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण इनपुट है जो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएं, कई लोग ऐसे हैं जो इंडिया के वोटर हैं, बिहार के वोटर हैं, सुपौल के वोटर हैं, वो नेपाल में काम करने जाते हैं या आते जाते रहते हैं या उधर रहते भी हैं, तो उनको वोट कास्ट करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वो अपना प्रायर आई कार्ड लेकर के, इंडो नेपाल बॉर्डर जो सील है उसके बावजूद प्रायर आई कार्ड लेकर के आते हैं, तो उनका अधिकार उनको मिलेगा और वो वोट कास्ट कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी एसएसबी की तरफ से निकल के आई है। जहां मैं खड़ा हूं, ये वही बूथ है जहां पर यहाँ इस इलाके से एक और बड़े चेहरे निकल के आते हैं, हालांकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा दिखते हैं। सैयद शहनवाज हुसैन, जहां मैं खड़ा हूं, इसी बूथ पर शहनवाज भी वोट कास्ट करेंगे, कुछ देर में निकलेंगे और वो भी वोट में, लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होंगे। जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और नेपाल में जो परिस्थितियां इस वक्त मधेसी आंदोलन को लेकर, उससे भी कई तरह की आशंकाएं थी और उनको देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कई लोग नेपाल के अंदर हैं और वो लोग शायद आएंगे वोट डालने के लिए। ये इलाका ऐसा है जहां से नेपाल में बहुत सारे लोग रहते हैं, बिजनेस करते हैं, काम के लिए आते जाते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले भी रहते होंगे। क्या नेपाल की जो गतिविधियां हैं
और नेपाल में जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, मोदी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, नेपाल को लेकर जो सरकार का अप्रोच रहा है, क्या ये विषय भी यहां के लोगों को प्रभावित कर सकता है? क्योंकि नेपाल ने हाल के दिनों में बड़े कड़े संदेश दिए हैं मोदी सरकार की नीतियों को लेकर, मोदी सरकार को लेकर, कि वो नेपाल में इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा न दे। ये जो सरकार का नेपाल की समस्या को डील करने का अब तक का जो अप्रोच रहा है, क्या उसका कोई प्रभाव यहां की जनता पे है? क्योंकि पहले बड़ा शांतिपूर्ण माहौल था, लेकिन अब वहां पर तनाव है। बिल्कुल, देखिए चूंकि नेपाल बिल्कुल यहाँ से सटा है, तो वहाँ की कोई भी गतिविधि का असर सीधे इन इलाकों पर पड़ता है। तो यहाँ के लोगों के मन में कहीं न कहीं, हम कल रात से लोगों से बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये एक फैक्टर है। इस इलाके में अगर सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर अगर कोई चीज कही जाए तो वो बाढ़ और विस्थापितों का होता है। देखिए, अगर आपके पास इस इलाके में तमाम संसाधन है, उसके बावजूद आप कई इलाकों में, यहाँ के कई इलाकों में, कई गाँवों में आप पक्के के मकान नहीं बना सकते, क्योंकि वो हर साल बाढ़ आती है और हर साल उस मकान को छोड़ना पड़ता है। तो यानी कि तमाम संसाधन रहते हुए भी यहाँ के लोग छोटे छोटे आशियाने में, या कह लें ऐसे घरों में जिसको वो साल में छोड़ सकते हैं, वहां विस्थापितों के तौर पर रहते हैं। तो ये एक बड़ा एजेंडा है। दूसरा बड़ा एजेंडा इस इलाके में, चूंकि कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों ने ट्रेनें नहीं देखी हैं, इस इलाके से बड़ी लाइन की ट्रेन ही नहीं चलती है। बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि 21वीं सदी में यहाँ कई लोगों ने ट्रेन नहीं देखी। तो वो भी तमाम इशूज जो है वो यहाँ पर रहेंगे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मसला हो, चाहे वो क्षेत्रीय मसला हो। जी, हमारे साथ सहरसा से उनके पास चलेंगे। अविनाश, सहरसा का हाल बताएं। देखिए, सहरसा में अभी हम जिस बूथ पर खड़े हैं, अभी लोग कुछ देर समय है, लेकिन लंबी लाइन लग गई है। अभी आप दिखाते हैं, एक दृश्य पहले देख लीजिए। लोगों पहला जो वोट होता है उसको लेकर भी काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं। और क्योंकि सहरसा में 4 विधानसभा क्षेत्र है, इस बार निश्चित रूप से पप्पू यादव का प्रभाव चारों विधानसभा क्षेत्र में है। चारों पर उम्मीदवार उन्होंने उतारा है और कल जिस ढंग से घटना हुई उसके बाद भी काफी चर्चा है। खासकर महिषी और जो सिमरी बख्तियारपुर है उस पर खास नजर है। और महिषी में तो बजाबते पहले से अब्दुल गफूर जो सिटिंग विधायक हैं आरजेडी के, उन पर भी है। और जहां सहरसा है, सहरसा में आलोक जो रंजन है, उन बीजेपी ने अपना फिर से दांव खेला है। लेकिन पप्पू यादव चारों सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सिमरी बख्तियारपुर में लोजपा के जो खगड़िया से सांसद हैं उनके पुत्र लड़ रहे हैं। और तो कुल मिलाकर देखें तो यह चारों सीट दिलचस्प है। हालांकि क्या होगा, पप्पू यादव का कितना असर होगा, क्या वोट काटते हैं या उनके कारण दूसरे को फायदा होता है, यह तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन चर्चा यहाँ काफी है और जो सुरक्षा के इंतजाम यहाँ किए गए हैं, क्योंकि बड़ा दियारा इलाका है और उसके कारण प्रशासन की खास नजर है। और उसके अलावा जो बाहुबली की तरफ से भी कुछ उम्मीदवार बिल्कुल अविनाश, इसके अलावा किशनगंज से हमारे संवाददाता आसिफ भी हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, अगर किशनगंज की बात करें तो मतदान में अब 10 मिनट का कुल समय बचा है, क्या लग रहा है यहाँ मतदाता कितनी संख्या में घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक जा रहे हैं? क्या भीड़ वगैरह आप कितना देख पा रहे हैं मतदान केंद्र पर? आसिफ। सुकन्या, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले, जी सुकन्या, मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ पे कतार में खड़ी हैं। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि ये मॉडल बूथ है। यहाँ पे 4-4 बूथ बने हुए हैं। मैं आपको और भी दिखाता हूं कि किस तरीके से लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पे अब महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इधर कतारों में खड़े हो गए हैं। धीरे धीरे करके लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए काफी अवेयर हैं। सबसे पहले अगर हम तमाम मतदाताओं को आपको दिखाना चाहेंगे, सबसे पहली लंबी कतार लगी हुई है, अभी वक्त बाकी है, उसके बावजूद ये लोग अवेयर हैं। इधर भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 4-4 पोलिंग बूथ है और हम सभी का आपको हाल दिखाते हैं किस तरीके से किशनगंज में लोग अवेयर हैं। सुबह सुबह उठ के, और सबसे पहले उन लोगों ने कहा कि पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। आप देखिए किस तरीके से यहाँ भी कतारें लग गई हैं। पारामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ मौजूद हैं। चलिए, काफी सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद है, आप देख सकते हैं। चलिए आसिफ, आपको रोकना चाहेंगे, एक बार हम तस्वीरें दिखाते हैं दरभंगा की कि किस तरीके से वहां चुनाव की तैयारियां चल रही, किस तरीके से मतदान केंद्रों पर इंतजाम किए गए। ये देखिए दरभंगा की तस्वीरें, मिथिलांचल का इलाका। दरभंगा काफी महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर इसकी बात की जाए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नाम यहां से जुड़े रहे हैं, लेकिन समस्याएं भी यहां पर बड़ी रही हैं, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे वो माइग्रेशन की समस्या हो। इन तमाम समस्याओं को यहां पर मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन फिलहाल ये देखिए तस्वीरें आप बूथ की,
मतदान केंद्रों की किस तरीके से यहां पर तैयारियां चल रही हैं। तो मिथिलांचल का अहम इलाका दरभंगा माना जाता है। शहरी क्षेत्र में तो फिर भी विकास नजर आता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं अभी भी बरकरार है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, रोजगार के ऑप्शंस अभी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और ब्राह्मण बहुल ये इलाका माना जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेपर से लेकर चीनी मिल अब तक बंद है। इनको खुलवाने के लिए चलेंगे मधेपुरा चलेंगे। संजय हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। संजय, मधेपुरा में बहुत सारी बातें तो हुई हैं। एक बहुत छोटी बात अगर देखा जाए इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी पार्टी ने उठाया नहीं, भले ही मधेपुरा को गोप बहुल इलाका कहा जाता है,